हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वह एक बहुत ही रईस लड़का था। मेरा इंटरव्यू लेने लगा। यह मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं घबरा रही थी, लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब उसने मुझे ड्राइंग बनाने के लिए कहा। मैंने उसे ड्राइंग बनाकर दिखा दी। कहने लगा, अभी इन पेपर पर साइन कर दो, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने साइन कर दिया, लेकिन जब उसने कहा मुबारक हो, तुम मेरी पत्नी बन गई हो, तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने मुझसे मेरिज पेपर पर साइन करवा दिए थे। उसके बाद मुझे घर ले गया, लेकिन जब मुझे उसके मकसद का पता चला तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। मैं तो एक बहुत ही छोटी और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं बड़ी होकर कुछ बन जाऊं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और हॉस्टल में रहा करती थी। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी, तो पापा मम्मी को उम्मीद थी कि मेरी अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं हॉस्टल में थी और मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सी आईटी कंपनी हमारे कॉलेज में आई। वहीं मैं उस लड़के से मिली थी। उसका नाम राजीव था। आईटी कंपनी का सीईओ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी आईटी कंपनी का सीईओ डायरेक्ट इंटरव्यू लेने आया था। नहीं तो हमेशा एचआर और टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही लोग इंटरव्यू के लिए आते थे। शायद हमारे प्रिंसिपल ने ही उसे इनवाइट किया था बच्चों को लेक्चर देने के लिए। मैं फर्स्ट रो में बैठी थी। वह लेक्चर देने लगा। अचानक उसकी नज़र मेरे पर टिकी। एक बार के लिए टिकी ही रह गई। उसके बाद उसने अपना पूरा लेक्चर दिया। उस लेक्चर के दौरान उसने मेरी तरफ कई बार देखा। देखने में बहुत ही हैंडसम। लेक्चर देने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस से मुझे बुलावा आया कि मुझे वहाँ पर बुलाया गया है। मैं वहाँ पर गई। मैं बहुत डर रही थी, न जाने मुझे क्यों बुलाया गया था, मुझसे क्या गलती हो गई थी। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो प्रिंसिपल ने मुझे आईटी सीईओ के पास भेज दिया। मैं वहाँ गई तो उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने भी उसे विश किया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, न जाने यहाँ क्यों बुलाया गया था। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम निशा है। थोड़ी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर अचानक से अपने कैबिन से एक फॉर्म निकाला और कहा, इस फॉर्म को भरकर जमा करा देना, और जब तुम्हें कॉल आएगी तो तुम्हें हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आना होगा। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में इस तरह से इंटरव्यू का सिस्टम ही अलग था। पहले सभी स्टूडेंट्स एक रिटन एग्ज़ाम देते थे। उसके बाद उनका एक टेक्निकल राउंड होता था, फिर एक एचआर राउंड होता था, और यह लड़का तो मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला रहा था। ना जाने इसने मुझमें कैसा क्या देखा था जो इसने मुझे इंटरव्यू के लिए ऑफ़र किया था। मैंने मुस्कुरा कर उस लड़के का धन्यवाद किया और मैं जाने लगी। तभी उसने मुझे कहा कि रुको, तुम्हारे घर में कौन कौन है। मैंने उसे बताया, मम्मी पापा और मेरा एक भाई है जो कि 12th क्लास में पढ़ता है। उसके बाद उसने मुझे ऑल दी बेस्ट कहा। मैंने वह फॉर्म भरकर उसे दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद वह जा रहा था तो मैं बस यही सोच रही थी कि इसकी उम्र तो इतनी कम है, इतनी जल्दी एक आईटी कंपनी का सीईओ कैसे बन गया। वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकलने लगा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरा फाइनल ख़त्म होने को है और मुझे अभी से इंटरव्यू का ऑफ़र भी आ गया है। यह बात जब जाकर मैंने अपने दोस्तों को बताई तो बड़े ही हैरान हुए कि तुम्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए किस लिए बुलाया गया और कैसे बुलाया गया, क्या तुम्हारी कोई सोर्स है। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा तो एक नॉर्मल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके बाद वह भी दिन आया जब मुझे इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाना था। मैं उस कंपनी में गई तो कंपनी की चकाचौंध देखकर मेरा सर ही चकरा गया। उसके बाद एक रिसेप्शनिस्ट आई और मुझे बुलाने लगी। रिसेप्शन पर कहने लगी कि तुम डायरेक्ट 7वीं मंजिल पर चली जाओ और वहाँ पर जाकर सीईओ का कमरा है, वहीं तुम्हारा इंटरव्यू होगा और वहीं तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मैं तो बड़ी ही हैरान थी कि डायरेक्ट सीईओ मेरा इंटरव्यू कैसे ले रहा है। मुझे तो लगा था कि एक आईटी वाला राउंड होगा, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट इंटरव्यू था। शायद हो सकता है कि उस सीईओ के पास आईटी की डिग्री हो, पर ऐसा बहुत कम होता है। मैं बस यही सोच रही थी और सोचते सोचते मैं 7वीं मंजिल पर जा पहुंची। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं कमरे के बाहर बैठकर वेट करने लगी। कुछ ही देर में सेक्रेटरी मुझे अंदर भेजने के लिए आ गई। गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने कहा। ठीक है, बैठो। निशा, मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। मैंने फिर पूछ लिया कि सर, क्या आप मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। तो वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा, क्यों, तुम्हें घबराहट हो रही है। मैंने कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ऐसा मैं पहली बार सुन रही हूँ, इसलिए क्योंकि अब तक तो मैंने काफ़ी रिटन एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन आज तक मुझे अभी भी कोई कॉल नहीं आई थी। लेकिन यहाँ मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है, तो बस इसलिए। उसके बाद मैं चुपचाप बैठ गई।
मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे किसी भी तरह से यह जॉब पानी है। अब मैं बैठकर उनके सवालों का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं अच्छे से जवाब दे सकूं। तभी उन्होंने कहा, निशा, क्या तुम्हें ड्राइंग आती है? मैं तो फिर से हैरान हो गई। आईटी कंपनी में ड्राइंग का क्या काम? मैंने कहा, सर, हाँ, ड्राइंग आती है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और कुछ कलर्स दिए और कहा, जो तुम्हारे मन में हो ड्राइंग बना दो। मैंने एक गांव की सीनरी बनाई और उसे अच्छे से कलर करके सर के हाथों में थमा दिया। देखकर कहने लगे, ये तो बहुत अच्छी है, पर मैं थोड़ी सी उलझन में थी कि ये कैसा इंटरव्यू है। अब मैं उनके दूसरे सवाल का इंतज़ार करने लगी। तभी उन्होंने एक फ़ाइल निकाली और उसमें से पेपर निकाल कर कहने लगे, कंग्रेचुलेशन निशा, तुम्हें ये जॉब मिल गई है और ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें इन पर साइन करना होगा और बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद देखकर तुम्हारी प्रमोशन भी हो सकती है। मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए। मैं हैरानी से देख रही थी। कहने लगे, अगर तुम्हें यहाँ से पहले कोई और ऑफर भी मिली है तो तुम उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर सकती हो। मैंने कहा, सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। वह देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इन पेपर पर साइन कर दो, अब तुम्हारी जॉब लग चुकी है। मैंने कहा, सर, अभी तो मेरा एग्ज़ाम के 1 मंथ बचा हुआ है। वह मुस्कुराया और कहने लगा, अब तुम एग्ज़ाम देती रहना, तुम अपने कॉलेज जा सकती हो और अपना फाइनल की एग्ज़ाम भी दे सकती हो। एग्ज़ाम के बाद यह कंपनी ज्वाइन कर लेना। बस इन पेपर पर अभी साइन कर दो। मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने पेपर पूरी तरह पढ़े भी नहीं थे और ना ही मेरी हिम्मत थी इतने बड़े सीईओ के सामने कि मैं पूछूं कि इसमें क्या लिखा है। मैंने सोचा कुछ सोच समझकर ही उन्होंने मुझे ये जॉब दी होगी और मैंने ये सोचकर उस पेपर पर साइन कर दिए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी पहली जॉब थी और मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने साइन किए, मुझे एहसास हुआ कि मुझे शायद पेपर्स पढ़ लेने चाहिए थे। मैंने सर से कहा, मैंने तो पेपर पढ़े ही नहीं, मैंने अपनी सैलरी तक नहीं देखी। तब कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कंपनी की सीईओ ने डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट किया है, तो अब तुम इन सब चीज़ की फ़िक्र छोड़ दो। फिर मैंने सोचा कि जब इतने बड़े सीईओ हैं तो मेरी सैलरी भी उन्होंने अच्छी ही रखी होगी। उसके बाद उस लड़के ने पेपर हाथ में उठाए और एक बार फिर से मुझे मुबारकबाद दिया और कहा कि मुबारक हो, आज से तुम मेरी पत्नी हो। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। पता नहीं ये लड़का ये क्या कह रहा था। मैंने उसके हाथ से तुरंत पेपर लिए और देखा, वह सच में एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर मैंने साइन कर दिया था। मुझे ज़ोर का झटका लगा था। मैंने कहा, सर, ये आपने क्या किया? आपने धोखे से मुझसे साइन करवाए हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, सर, मैं ये शादी नहीं मानती। मेरे ऊपर पहले से ही एजुकेशन लोन इतना है। मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे जॉब करके वह लोन भी चुकाना है, इसलिए मेरे लिए नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी सर, मैं इस शादी को नहीं मानती। इतना कहकर मैं जाने लगी। तभी अपनी सीट से उठा और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती निशा, तुम मेरी और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। अच्छा बताओ, कितने का कर्ज है तुम्हारा? तुम अपनी बैंक डिटेल भेज देना, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। मैंने कहा, तुम बहुत रईस हो ना, मेरा कर्ज तो मुक्त कर दोगे, लेकिन जो मेरा फ़र्ज़ मेरे माँ बाप की तरफ है उसे कौन उतारेगा? और न ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी को नहीं मानती। तुमने मेरे साथ धोखे से शादी की है। तब वह कहने लगा, यह सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने यह सब किया है। तुम बस मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लो, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपये दूंगा, साथ ही तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगा और साथ ही तुम्हें जॉब भी दूंगा और सैलरी अलग से। और फिर उसके बाद तुम मेरे से आज़ाद हो। लेकिन आज शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल से लेने आऊँगा और तुम मेरे घर पर ही रहोगी। तुम्हारा कॉलेज जाना मेरे घर से ही होगा और मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ दिया करेगा। तुम्हारी अपनी भी एक कार होगी, तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी और तुम्हें अपने घर पर भी एक अलग ही कमरा दूंगा, तुम वहाँ पढ़ाई भी कर सकती हो। मैं उसकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। वह कानून में मेरा पति बन चुका था। न जाने इस आदमी की कौन सी मजबूरी थी कि इसने मुझसे शादी करी थी। वहाँ से लौटकर मैं हॉस्टल आ गई। मेरी सभी सहेली ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मैंने कहा, हाँ, मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मैंने अपनी शादी के बारे में किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया और न ही मुझे मैं बताने की हिम्मत थी। मैंने अपने मम्मी पापा को भी ये बात नहीं बताई थी। और फिर शाम हुई तो मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उसी लड़के का फ़ोन था। कहने लगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा, मेरा सामान पैक नहीं है। कहने लगा, जल्दी पैक करो और नीचे आओ। मेरा बिल्कुल भी इस आदमी के साथ जाने का मन नहीं था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे सामान पैक कर रही थी। मैंने 3 घंटे लगा दिए। जब मैंने खिड़की से जाकर देखा तो वह काफ़ी वहीं खड़ा था
जब अपना सामान लेकर नीचे आई तो कहने लगा, तुम्हारा हॉस्टल में ऐसा भी क्या सामान है जो तुम्हें इतना टाइम लगा? मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ इस तरह से शादी की है। मैंने अपने कॉलेज में भी यही बताया है कि मैं कंपनी के अकोमोडेशन में रहने वाली हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को भी यह बात कहीं से बताई है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, तुमने मेरी ज़िंदगी नरक बनाकर रख दी है। कहने लगा, तुम गाड़ी में बैठो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। और उसके बाद वह सीधा मुझे अपने आलीशान महल में लेकर चला गया। मैं उसके घर को हैरानी से देख रही थी, मेरी आंखें चौंधिया रही थी। उसके बाद मुझे मेरा कमरा दिखाया गया। उसमें एक नौकरानी को बुलाकर कहा कि निशा का पूरी तरह ख्याल रखना, और मुझे भी कहा कि निशा, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नौकरानी से कह देना। उस कमरे में एक बड़ा सा बाथरूम था, उसमें बाथ टब तक था। मैं सोचने लगी, कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। मैं मन ही मन घबरा रही थी। मैंने सबसे बात छुपाई थी और अब यहाँ मैं इस तरह से इसके घर में आ गई थी। तभी मुझे ध्यान आया, आज तो मेरी सुहागरात भी है। मैं और ज़्यादा घबराने लगी। मैं उसे अपना पति नहीं मानती थी, लेकिन शाम हुई तो वो मेरे कमरे में आया, आकर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, निशा तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वह मेरे और करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे चेहरे और मेरे होठों की तरफ देखने लगा। मैं तो सुहागरात के लिए तैयार ही नहीं थी, मेरी तो शादी धोखे से हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मेरे शरीर में सिरहन आने लगी। मेरा पति इतना हैंडसम था, अब मेरी नज़र उसके शरीर और उसके चेहरे पर जाने लगी थी। मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगी थी। उसके बाद मेरे और करीब आकर उसने मेरे माथे को चूमा और मुझे गुड नाइट कहकर जाने लगा। जैसे भी जाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं सोओगे क्या? कहने लगा, मैं तुम्हारे पास अगर आज रह गया तो मैं तुम्हारे पास से नहीं जा पाऊँगा। उसके बाद मेरे और करीब आया। उसके होठ मेरे होठ बहुत करीब थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा मुझे किस करने वाला है। मेरी सांसें तेज हो रही थी, तभी वह दूर हट जाता है और कहने लगा, मुझे जाने दो, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। इतना कहकर वह चला गया। मैं उसे देखते ही रह गई। मैं सोचने लगी, जब उसे मुझे पाना ही नहीं था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? मैं अपनी तेज़ धड़कनों को शांत करने लगी। अगले दिन देखा, राजीव अपने काम में लग रहा था। मैंने 3 दिन तक उससे कोई बात नहीं की। मेरी समझ से बाहर था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैजिक किस लिए की है। लेकिन फिर चौथे दिन सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मैं उनके गार्डन में घूम रही थी। अब तक मैं उसके घर में किसी की सदस्य से नहीं मिली थी, लेकिन आज गार्डन में मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। मैंने एक छोटी बच्ची को देखा जो मुझे देखते ही दौड़ते दौड़ते माँ माँ करते हुए आ गई, मेरे सीने से लिपट गई। कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने भी उसे गले से लगा लिया। आखिर थी तो वह बच्ची ही, लेकिन कौन थी? शायद वह राजीव की लड़की थी। उसके बाद उसने मुझे ज़ोर से पकड़ा और कहा, माँ 1 मिनट रुको, मैं यहाँ अभी आती हूँ, कहीं मत जाना। थोड़ी दूर पर गई तो वहीं पर राजीव खड़ा था। वह उसे देखते ही पापा पापा कहने लगी। राजीव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर मेरे पास आया। मैंने कहा, सुनो, यह बच्ची, मेरा इतना कहना था कि वह खुद ही बोल पड़ा, यह बच्ची मेरी है और इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की है। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसकी बेटी तभी वहाँ माँ कहकर मुझे बुलाने लगी। उसने उसे समझाया कि नहीं, अभी माँ को कॉलेज जाना है, वह शाम को आकर तुमसे बातें करेगी। मेरे कॉलेज जाने का भी टाइम हो रहा था। अब मेरे दिल में हज़ारों सवाल थे। मैं सोच रही थी, अगर उसे अपनी बेटी के लिए माँ ही चाहिए थी तो उसने मुझसे ही क्यों चुना, और किसी से भी तो शादी कर सकता था ना। फिर उसने मेरी ही ज़िंदगी क्यों ख़राब की। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई। शाम को जब मैं आई तो वह लड़की दौड़ती दौड़ती फिर से मेरे पास आ गई। कहने लगी, चलो यहाँ आओ, पेंटिंग करते हैं। फिर हम दोनों बैठकर पेंटिंग करने लगे। वह लड़की बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रही थी। उसने मेरा दिल ही जीत लिया था। थोड़ी देर बाद राजीव भी वहाँ पर आ गया। वह अपने काम में लग गया। तब लड़की कहने लगी, माँ अब हम तीनों एक साथ रहेंगे और एक साथ ही सोएंगे, अब आप कहीं मत जाना। इतना सुनते ही मैं राजीव की तरफ देखने लगी। वह भी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे चाह रहा हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बच्ची तो एक बहाना था। उसके बाद मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे रोक कर कहने लगा कि मैं तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल देता हूँ, तुम मुझसे अपना लोन चुका लेना। मैंने सोचा कि वह तो बात ठीक है कि मुझे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट में आप 1 करोड़ रुपये दे रहे हो, लेकिन जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तब मैं यहाँ से जाऊँगी तो क्या इस लड़की का दिल नहीं टूटेगा? तुम तो इतने रईस इंसान हो, तुमसे तो कोई भी लड़की शादी कर सकती थी, तो तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? जब तुम्हें शादी बच्ची के लिए ही करनी थी
तो कोई भी लड़की तुम्हारे लिए मिल सकती थी। तुमने यह नहीं सोचा कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो तुम्हारी बेटी पर क्या बीतेगी। वह कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देख रहा था और मेरी डांट को आराम से सुन रहा था। उसके बाद मेरे थोड़ा करीब आया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर से वापस जाने लगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकते हो। उसने कहा, निशा, तुम मुझे बस छूकर बात मत किया करो। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तुम मुझे दोष दोगी। तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। मैंने उसके हाथ और ज़ोर से पकड़ लिए और कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाली। मैं उसके बिल्कुल करीब आ गई थी, उससे चिपक गई थी। उसके चेहरे के भाव से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है या भाग जाना चाहता है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मैं उस बच्ची के और ज़्यादा करीब आ रही थी। अब हम तीनों एक साथ कमरे में सोते थे। हाँ, यह बात अलग थी कि बीच में बच्ची होती थी। हमारे बीच एक हाथ की दूरी थी, लेकिन मेरे लिए ऐसे सोना मुश्किल हो रहा था। मुझे अजीब सा ही एहसास होता था। राजीव भी शायद वही महसूस कर रहा था। वह मुझे देखता था, मुस्कुराता था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जो उससे मेरे करीब आने से रोक रही थी। लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता था कि हम एक साथ एक ही बिस्तर पर सोते हैं। टाइम पर ही कमरे में आ जाता था और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते ही रहता था। कई बार तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए बच्ची से इस तरह की बातें करता कि बातें मेरे लिए हुआ करती थी। जब मैं उस बच्ची को प्यार करती तो उससे बातें करती तो मुस्कुराकर मुझे देखता रहता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक सुकून, एक चैन नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में देखने से लगता था कि वह जैसे यह कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैं घूमती घूमती सुबह सुबह उसके कमरे में चली गई, जो उसका पहले का कमरा था। वह बाथरूम में था और मैं कमरे में खड़ी थी। तभी उस कमरे में एक ऐसी चीज़ देखते ही मैं चौंक गई। जैसे ही राजीव बाथरूम से बाहर निकला, वह मुझे देखते ही हैरान हो गया। कहने लगा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा, राजीव, यह सब क्या है और क्या मजाक है? पूरे कमरे में मेरी ही तस्वीर है। यह तस्वीर तुमने कब ली? मैं तो तुमसे इतना मिली ही नहीं हूँ। तब उसने उन तस्वीरों की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है, यह तस्वीर मेरी पत्नी मालती की है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि मेरी पत्नी मालती की 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से मैं और मेरी बेटी टूट कर रह गए थे। मेरी बच्ची ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। उसे सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। वह हमेशा जिद करती थी कि मुझे अपनी माँ ला कर दो। और फिर जब मैं तुम्हारे कॉलेज गया और तुम्हें देखा तो मैं हैरान रह गया। वही आंखें, वही चेहरा। तुम्हें देखा तो मुझे अपनी मालती नज़र आई, पर मैं जानता था ये नहीं हो सकता कि तुम मालती हो। उसके बाद मैंने तुम्हारे डायरेक्टर से तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल की। तब मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं और मेरी बेटी को एक माँ मिल जाए और मुझे मेरी मालती फिर से दोबारा मिल जाए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने घर ले आया। मैं तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आता था कि तुम में मुझे मेरी मालती दिखती थी, लेकिन असल में तुम मेरी मालती नहीं थी और ना ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। इसलिए मैं अपने जज्बातों को काबू में रखकर तुमसे दूर रहता था। तुम्हारे आते ही मेरी बेटी के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, यह बात तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना। कहने लगा, मैं ये सब तुम्हें बस बताया ही नहीं सका क्योंकि मैं तुम्हें इतना जानता नहीं था। इतनी सारी बातें मैं तुमसे एकदम से नहीं बता सकता था और मैं तुम्हें अपना दर्द नहीं दिखा सकता था, नहीं तो तुम मुझे कमज़ोर समझती। और इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं उन सब बातों को सोचने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ये सब टेंशन लेने का टाइम नहीं है। मेरे एग्ज़ाम हैं। उसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम दिए और फिर मैंने राजीव की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन हम करीब आने लगे थे। मैं उससे बच्ची की ओर करीब हो गई थी। वह भी मुझे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने भी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैंने राजीव से कहा कि अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था तो कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकता हूँ, मेरी बेटी को कुछ और दिन मिल जाएंगे। इस पर मैंने उससे कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मेरा भी कोई क्या तुम क्या चाहते हो? मेरा भी तो कोई दिल है ना, मेरा भी तो कोई मन है ना। तो कहने लगा, क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? राजीव के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कहा, हाँ, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। इतना सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कहने लगा, निशा, मैंने तो अपने दिल का दरवाज़ा कब से खोल रखा है, बस तुम्हारा इंतज़ार था।
इतना कहकर उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगा, आप हम सबके सामने शादी कर लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने माँ बाप को भी राजीव के बारे में बताया। मेरे माँ बाप ने धूमधाम से मेरी शादी राजीव से कर दी। अब हमारी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे और हमें एक छोटा सा बेटा भी है। हमारी फैमिली पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।